राधे राधे मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 10th विला पर, जहां पर आपको कवर कराया जाता है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की मैथ, वो भी NCERT बेस्ड और यूपी बोर्ड बेस्ड। दोनों ही बोर्ड को हम लोग कवर करेंगे और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए। ये कुछ वर्ड समस्याएं हैं। इस क्वेश्चन में कम से कम 6 हम लोगों को क्वेश्चन हल करने हैं। 6 वर्ड समस्याएं हैं, इनको बारी बारी से हल करेंगे। और मैं एक बात आपसे और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिले तो प्लीज आप लोग एटलीस्ट इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार रीड किया करिए। क्योंकि जब भी आप ऐसी सवालों को, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। फिर जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से उसमें पुट करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि बाबू दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन है। और इसमें क्या दे रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना, यानी कि जो समस्याएं दी है क्वेश्चन में उससे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे, जो हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज में। सेम ऐसा ही वो भी है। देखो यहाँ बाबू प्यार से लिखते हैं हल। हमसे क्या बोला कि निम्न समस्याओं में क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाने। ठीक है बाबू, दो संख्याएं दी हैं, उनका अंतर 26 दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बस तो फिर क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। क्या माना, पहली संख्या माना। पहली संख्या मित्रों क्या हो जाएगी, x, जो हम लोग शुरुआत से मानते आ रहे हैं। एंड बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी जान, दूसरी संख्या जो हो जाएगी बच्चों y। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो भाई क्वेश्चन में दो संख्याएं बोली, एक संख्या x और एक संख्या y को हम लोगों ने मान लिया। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। तो बाबू यहाँ पे प्यारा से लिख दो प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो क्या होगा कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस वाई। अंतर का मालूम ना, माइनस हो जाता है। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26। एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। यहां तक कोई दिक्कत, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। एंड एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या ये हो गई दूसरी संख्या ये हो गई। तीसरी 3 गुनी कौन है बाबू, 3 गुनी पहली संख्या है। तो 3 का मल्टीप्लाई किस संख्या में होगा आप बताओ, ये इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें होगा। देखो बाबू, जब भी आपसे बोला जाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, 3 अधिक है, जो भी है, तो 3 बाबू इसके में आ जाए, क्योंकि ये बराबर में है। जब 3y होगा तभी तो 3 गुनी ये समझ में आएगी। इसको मान लो मेरी जान क्या, समीकरण 2। बस पिछले क्वेश्चंस के तरीके दो समीकरण युग्म बन गए हैं। अब हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण के मान निकालने प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे, x बराबर वैल्यू दे रखी है तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। x का मान क्या करने पर मेरी जान, x का मान समीकरण 1 में बाबू क्या करने पर, x का मान समीकरण 1 में बस प्यार से इसको रखने पर x की जगह 3y रख दो। 3y माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जान क्या होगा, 3y और माइनस का y क्या हो जाएगा, 2y। एक्चुअली इसके गुणे में भी तो 1 है बाबू, 1y और 3y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। तो बाबू हमको सिंगल y की वैल्यू चाहिए, तो 2 गुणे में पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा। 2 का 13 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 2 13 26, यानी कि y इक्वल टू 13। y का मान हमको प्राप्त हो गया बाबू। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बस जो क्वेश्चन ने बोला था दो इक्वेशंस बना ली, रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। अब उनको प्रतिस्थापन विधि से बस हल कर रहे हैं, यानी कि x और y के मान निकाल रहे हैं। अब जब y का मान मिल गया मेरी जान तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर दो। समीकरण क्या करने पर बाबू मेरा, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब बाबू समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ये है तो x बराबर 3 है, y की जगह क्या आया है बाबू, 13। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 3 39। तो बाबू जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा था वो दोनों मैंने कर लिए हैं, यानी कि y का मान 13 और
x का मान 39 आया है जो क्वेश्चन ने बोला। तो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है बाबू। 13 में आप 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा। ये प्रायोरिटी हम लोगों की सिद्ध हो गई। एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी, यानी कि एक संख्या ये जो है दूसरी संख्या 3 गुनी। बाबू देखो दूसरी संख्या 13 है, 3 गुना करो तो 39 हो जाएगा, तो एक संख्या 3 गुनी हो गई इसकी। ये भी दोनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दी, यानी कि ये क्वेश्चन अपना हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं इसकी अगली समस्या की तरफ, देखते हैं अगली समस्या क्या बोल रही है। ओके, तो आइए बच्चों अब हम लोग दूसरी समस्या को हल करते हैं। दूसरी समस्या क्या बोल रही है हमसे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है बाबू, इसमें दो कोण की बात हो रही है, जिसमें बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है बाबू, वही पुरानी प्रक्रिया हम लोग यूज करेंगे। क्या बच्चों, पुराना हम लोग क्या प्रोसेस हल करते हैं, माना। ठीक है बाबू, माना बड़ा कोण बाबू x एंड छोटा कोण बाबू माना छोटा कोण अपना हो गया बाबू y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई दो कोणों की बात हो रही है तो हमने दो कोण मान लिए, बड़ा कोण और छोटा कोण। एंड अब बाबू ये तो हमको पता है एक कंडीशन की बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आओ बच्चों प्रश्नानुसार कर लेते हैं कि हम लोग प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है बाबू, बड़ा कोण क्या है बाबू x एंड बच्चों छोटा कोण क्या है y। अधिक कौन है, बड़ा कोण अधिक है, तो 18 किसमें लगेगा बाबू, प्लस y में लगेगा। बड़ा कोण x है ना, तो 18 आपका इसमें लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझको बताओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखो बच्चों क्या बोल रहा, बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण जो अपने पास x है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 जो प्लस होगा वो छोटे कोण में होगा, तभी तो बड़ा कोण हमको ये समझ आया ये बाबू 18 डिग्री अधिक है। जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछली समस्या में कि जो पहली संख्या थी वो दूसरी संख्या 3 गुनी अधिक थी, तो हम लोग x बराबर 3y लिखे थे, एज इट इज ऐसे ही इसको भी करना है। अब दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या क्या है बाबू कि दो संपूरक कोण है। ये बात हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखने योग्य है कि दो संपूरक कोण, यानी कि किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उन कोणों को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे दो संपूरक कोणों की बात हो रही है, तो यानी कि दो कोण जो है छोटे और बड़े, इनका जो योग होगा 180 डिग्री होगा। ये बन गया अपना समीकरण 2। हमको ये बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण होते हैं। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, बिल्कुल राजा बाबू के तरीके, एक नंबर के तरीके बस याद कर लो कि दो संपूरक कोण दिखे तो इसका मतलब कि दो संपूरक कोणों का योग, मेरी जान, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस, तो दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास। दो इक्वेशंस में क्या करेंगे, x बराबर तो वैल्यू हमको दे ही रखी है, क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख दो। बस क्या करो बाबू, x का मान कहां रख दो मेरी जान, समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर यार प्रोसेस मित्र वही है, सेम, बस क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी घुमाने की कोशिश करता है कि अब उसने दो संपूरक कोण दे दिए, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप ये वाली कंडीशन तो बना ले जाओगे, बट अगर ये नहीं पता है तो आप सेकंड कंडीशन नहीं बना पाओगे, सेकंड इक्वेशंस नहीं बनेंगी आपसे, आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाओगे। तो ये याद रखना कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर क्या है, y प्लस 18, कोई दिक्कत, एंड प्लस में y बराबर 180। तो x की जगह यहाँ पे क्या हो गया, y प्लस 18, y है तो y ऐसे ही आ गया, 180 तो x ऐसे आ गया, y प्लस y क्या हो जाएगा बच्चों, 2y, 180 माइनस 18। अब बताओ 180 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, आप हमको बस सोच के बताओ, बताओ बताओ बताओ। 180 में 18 जाएगा तो बाबू 162 बचेगा। दो इधर है, गुड़े में पक्षांतर करे में बटे में आ जाएगा, 2 से 1 8 दोगे, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी कि y की वैल्यू जो आ गई 80 आ गई। और हमको
मालूम है कि जब y की वैल्यू पता चल जाए तो समीकरण 2 में बस y का मान रख दो, या समीकरण 1 में y का मान रख दो, कहीं पे भी रख दो आपकी वैल्यू वही आएगी। चलो मैं आपको दोनों में हल करके दिखा देता हूं। चलो y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान मेरी जान कहां रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में। ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, तो x बराबर y क्या दे रखा है 81 प्लस 18, x बराबर क्या हो जाएगा 80 और 18 कितना हो जाएगा 98, और एक ये तो 99, ये आ गई 99 वैल्यू। अब अगर मैं यही y का मान कहां रख दूं, समीकरण 2 में, y का मान मेरी जान कहां रख दूं, समीकरण 2 में, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में किसी में भी इक्वेशंस में अपनी वैल्यू को पुट करें तो तुरंत मान आ जाए। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 81 इक्वल टू 180। बाबू तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, बाबू आप घटाओगे तो 99 आ जाएगा। 180 में 81 जाएगा तो कितना बचेगा 99 बचेगा। देखो दोनों से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एंड यहां से ये भी सिद्ध होता है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण अपना क्या है x है, तो x क्या है 99 है, छोटा कोण क्या है 81, 81 में 18 जोड़ोगे तो 99 आ जाएगा। ये कंडीशन भी हो गई हम लोगों की मित्रों प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग तीसरी समस्या की ओर कि तीसरी समस्या क्या है अपनी। ओके ये बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी समस्या की ओर। तो इस समस्या में क्या है कि बाबू एक क्रिकेट टीम है, उसमें कोच ने क्या किया है कि 7 बल्लों को और 6 गेंदों को 3800 रुपए में खरीदा पहले। ठीक है, फिर कोच ने क्या किया कि बाद में 3 बल्लों और 5 गेंदों को 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले की हमको कीमत बतानी है। यानी कि एक कोच था, पहले वो गया, उसने 7 बल्ले एंड कितने 6 बॉलें उसने 3800 रुपए में खरीद के लाया। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीद के लाया। तो अब हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य कितना है। आइए देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों बड़े प्यार से। प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो है 500 रुपए और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो है 50 रुपीज। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो गई अपनी हल। ये समस्या को भी हम लोगों ने कर लिया है बाबू सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं तो चौथी समस्या की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम लोग चौथी समस्या को हल करते हैं। देखिए बिल्कुल ये रियल लाइफ से जुड़े हुए सवाल होते हैं, अभी आप कर रहे हैं तो खुद ही समझ रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि इसमें नियत भाड़ा भी शामिल है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है तो उसको कितना रुपए यानी कितना भाड़ा देना होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। नियत भाड़ा क्या होता है बाबू कि जैसे आप किसी ऑटो टैक्सी या किसी में भी चढ़े तो 5 रुपए उसका लग जाएगा। जैसे फिक्स होता है कि आप मेरी ऑटो में बैठिए भाड़े के लिए, सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो 5 रुपए फिक्स हो जाएगा चढ़ते ही। फिर उसके बाद आप जितने किलोमीटर की यात्रा करेंगे उसका भाड़ा अलग लगेगा, वो प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग हो जाएगा और नियत भाड़ा अलग होता है। इन दो चीजों को पहले अच्छे समझ लीजिए कि ऑटो पर चढ़ने पर ही आपको 5 रुपए फिक्स हो जाएगा कि ये आपका भाड़ा लग गया, आपने ऑटो पर चढ़ गए हैं चलने के लिए, यात्रा करने के लिए। एंड फिर जितनी आप यात्रा करोगे 6 किलोमीटर की उतना भाड़ा अलग से आपको पे करना होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन समस्याओं से बनाएंगे क्या रैखिक समीकरण के युग्म। आओ बच्चों यहां पे डालते हैं हल। फिर वही कहानी, माना नियत भाड़ा। ठीक है बच्चों, नियत भाड़ा क्या है अपना बाबू मेरी जान, जो जो बोल रहा है बस पहले वही रख लो। नियत भाड़ा x मान लिया, अभी पता नहीं ना हमको, ये तो निकालना है। एंड प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा y, दोनों को मान लिया हमने। अब
पहली कंडीशन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपए है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। बाबू 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, प्रत्येक किलोमीटर क्या हो गया, तो 10 वाई हो गया। प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा क्या है, वाई रुपए है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। अब मेरी जान, क्या इसमें नियत भाड़ा भी तो शामिल होगा, क्योंकि भाई हम ऑटो में बैठे, जैसे हमने कदम रखा तो मेरा नियत भाड़ा तो लग गया, जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट हो, एंड फिर जितने किलोमीटर की हम लोग दूरी तय करेंगे उतना भाड़ा लग लगेगा। तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमसे 105 रुपए उसने मांगे, जो भी ऑटो ड्राइवर है। तो इसको हम लोग बाबू समीकरण 1 मान लें, या ना भी माने तो इससे पहले एक्स की वैल्यू को बराबर कर लें, आगे आसानी हो जाएगी। 105 माइनस 10 वाई, इसको मेरी जान मान लो समीकरण आप 1, ठीक है। एंड अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 15 किलोमीटर भाड़े के लिए, प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा क्या है, वाई है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई हो जाएगा, प्लस नियत भाड़ा भी इसमें शामिल है, तो ये हो जाएगा। कितने रुपए मांगे, 155 रुपए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बस जो बेटा प्रोसेस है, बस वो 2 कंडीशन को फॉलो करने में है, उन 2 कंडीशन को क्वेश्चन के हिसाब से रखने में है, एंड उसके बाद तो वही प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान निकालेंगे, वही अपने सोल्यूशन होते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स का मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। आइए रखते हैं, एक्स की जगह क्या है, 105 माइनस 10 वाई, प्लस में 15 वाई इधर है तो 15 वाई हो जाएगा, बराबर 155 रुपए है तो 155 हो जाएगा, ठीक है। 10 वाई माइनस का प्लस का 15 वाई घट के क्या हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा। 155 इधर का ऐसे ही रहेगा, 105 है पक्षांतर करेंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 155 में 105 जाएगा, कितना बचेगा, 50, एंड ये बटे में आ जाएगा 5, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। यानी कि जो y बराबर आया है वो 10 आया है। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है बाबू, 10 रुपए है। यानी कि हम लोग जितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे उसमें हम लोगों को 10 रुपए पे करना होगा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि नियत भाड़ा भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। नियत भाड़ा कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो क्या करो, y का मान 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी जो इच्छा हो उसमें रख दो। तो भाई हम तो 2 में रखेंगे, हमारी 2 में इच्छा है। आपका जो नियत भाड़ा आएगा वो सेम ही आएगा, इससे आप बेफिक्र रहिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखा तो x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 15, y कितना निकला है, 10 रुपया। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155 है तो 155 ऐसे ही रहेगा। x बराबर कर लो 155, ये आ गया, 15 दाम 150, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 5 रुपए। 155 में 150 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यानी कि हम जैसे ही ऑटो में चढ़े तो 5 रुपए मेरा लग गया। फिर हमने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी तो 10 रुपए लग जाएगा, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो 20 रुपए लग जाएगा, ठीक है बाबू। एंड अब ऐसे ही अगर हम लोग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो बाबू कितना रुपए लगता, 10 दाम 100 रुपए लगता, एंड नियत भाड़ा भी तो शामिल है, नियत भाड़ा है 5 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 105 रुपए। तो यानी कि ये कंडीशन तो फॉलो हो गई कि यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लगा। तो ये बात सत्य हो गई, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 100 रुपए, और नियत भाड़ा है 5 रुपए, तो वो भी तो ऐड होगा, तो 105 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और वही कर लेते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हमको कितना देना पड़ा है क्वेश्चन में, 155 रुपए। तो जब 1 किलोमीटर का भाड़ा बाबू 10 रुपए है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 150 रुपए हो जाएगा, और उसमें नियत भाड़ा भी शामिल है। नियत भाड़ा जो अपना निकल के आया 5 रुपए आया है, तो 150 प्लस 5 155 रुपए, यानी कि ये कंडीशन भी हो गई फॉलो। अब एक आदमी अगर 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, अब आप खुद बताइए। तो 10 किलोमीटर 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा लग रहा है, 25 किलोमीटर उसने जब सफर किया तो कितना लगेगा, 250 रुपए। 10 25 25 दाम 250, ठीक है। उसमें नियत भाड़ा भी शामिल है, क्या रुपया, 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 255 रुपया। देखो इसको निकाल के भी दिखा देते हैं आपको। 25 किलोमीटर जब वो चलेगा बाबू तो 25 वाई हो जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा क्या है, वाई है,
चल कितना रहा है 25 किलोमीटर, एंड नियत भाड़ा भी तो इसमें शामिल है x बराबर क्या रुपया देना होगा, अब तुम बताओ। x कितना आया है 5 प्लस 25, प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा कितना है 10, 25 दाम 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपया उस आदमी को देना पड़ेगा जो कि उसने सफर किया है। यहां तक कोई दिक्कत है? सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, बट उसको तोड़ तोड़ के आप बहुत ही छोटा बना सकते हैं। कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से 2-3 बार सवालों को रीड कीजिए। ऐसे सवाल होते बहुत सिंपल हैं, लगते बहुत कठिन है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। अब चलते हैं हम लोग 5वीं कंडीशन की तरफ कि 5वीं अपनी समस्या क्या है। तो अब आओ मित्रों, हम लोग क्या करते हैं, 5वीं समस्या को हल करते हैं। 5वीं समस्या क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और फिर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, अंश और हर दोनों ज्ञात करने हैं। पहले 2 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, तो भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आओ वही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करने का प्रयास करेंगे। आओ देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग स्वयं घर से करके लाएंगे, और प्लीज करिएगा जरूर यार। नहीं भी आ रहा है जैसे मैंने बताया है, जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार रीड कीजिए, समझिए कि क्या बोला जा रहा है, किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, किसका 3 गुना करना है, क्या करना है, वैसे फॉलो करते चले जाइए। 2 इक्वेशंस बनेंगी, 2 रैखिक समीकरण के युग बनेंगे, उसको हल करके x और y के मान निकाल लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा हल। बस और कुछ करना ही नहीं है। देखिए लास्ट बार बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब इसका आखिरी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आइए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए 2, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे क्या, अंश x हर y। अब हम लोग क्या करें, अंश और हर में क्या जोड़ दें 2 और 2, तो क्या वैल्यू मिल रही है 9/11। ये वैल्यू मिल रही है, इसको हम लोग समीकरण 1 बना सकते हैं, पर अभी बनाएंगे नहीं क्योंकि ये इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही है हमको। आपको अच्छी लग रही है? जैसे हम लोग पहली इक्वेशन बनाए थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका कर दो कैंची गुणा, 11 का ऊपर गुणा करोगे मेरी जान तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, तो 9y इधर आ जाएगा मेरी जान, 11x माइनस 9y, 18 यहीं रहेगा, 22 इधर आ जाएगा तो 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू में माइनस का 4। बाबू अब मानो समीकरण 1, अब लग रहा है ये अपना समीकरण, अभी तो सारा पराया पराया लग रहा था यार। और ये प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेना बच्चों, ये भी जरूरी होता है, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है। देखो एग्जामिनर को मालूम तो है कि ये कहां से आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको ये लिख के बता दोगे तो वो ज्यादा खुश हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि बच्चे ने डीप स्टडी की है, 10th विला से पढ़ाई की है, समझे, तो नाक ना कटवा देना हमारी। आओ समीकरण 1 तो बन गया। अब क्या करते हैं कि अगर अंश और हर में क्या कर दें, 3 जोड़ दें। क्या कर दें बाबू, 3 जोड़ दें। तो आओ बच्चों, अंश और हर दोनों में हमने क्या किया, 3 जोड़ा, तो क्या बन गया 5/6 मिल गया। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, 6 का गुणा उधर कर दो, कैंची गुणा कर दो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y हो जाएगा, पक्षांतर करने पर 15 ऐसे रहेगा, इधर आ जाएगा 18 तो हो जाएगा माइनस का, तो बचेगा 3। अब इसको मानो समीकरण 2। बस यहां तक आपको दिख रहा है एंड समझ में आया तो प्लीज ताली बजा दें।
और बाबू यार वीडियो को लाइक किया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, समझ में ना आए तो 10 बार पूछो, पर अच्छा लगे तो लाइक तो करो, मोटिवेशन मिलेगा। हमको भी हमको भी मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है हम पहले से मोटिवेट रहते? नहीं, हम भी तो ह्यूमन नेचर रखते हैं, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है बाबू। आओ मेरी जान, अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बना लिया तो जो अभी तक एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं बस वही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या करते आ रहे हैं, जब दो समीकरण मिल जाते हैं तो हम लोग एक को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग x को बराबर कर लेते हैं, तो x यानी कि 11x बराबर माइनस का 4, माइनस का 9y है, पक्षांतर करेंगे प्लस का 9y हो जाएगा। अपने को सिर्फ x चाहिए, तो माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, समीकरण मानो 3। अब क्या करो कि x का मान मेरी जान कहां रख दो? समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये है 6, x का मान क्या है? माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11 एंड माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो फिर से सुन लो बच्चों। समीकरण 2 बना लिए प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोला गया था कि किसी भिन्न में अंश और हर दिए, चलो भाई अंश और हर मान लिया, उसमें 2 जोड़ दो दोनों में तो 9/11 मिलेगा। 9/11 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरा क्या कंडीशन है इस सवाल में कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 वैल्यू मिलेगी। तो भाई जोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 से किसी से भी आप x या y की वैल्यू को बराबर कर लो। तो मैंने समीकरण 1 से x बराबर ये वैल्यू निकाली। अब x का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 जो था बस x की जगह बस ये वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया अभी तक। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 6 का गुणा अंदर करो, 6 चौको 24 माइनस का प्लस 9 छिक्का 54 y अपॉन में 11, ऐसे ही रखे रहो बच्चों, ऐसे ही रखे रहो। 5y अपॉन इक्वल टू 3, वो भी माइनस का, भूल न जाना। देखो बच्चों यहां पे 1 है, एलसीएम ले लोगे 11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11, तो ऊपर वाले मान तो ऐसे ही रहेंगे। 54y है, माइनस का 1 एकम 1 11 11, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा बराबर माइनस का 3। यहां तक कोई डाउट हो तो कृपया करके बताएं। ये बटे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुणा अगर बाबू ऊपर करोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, 54y को माइनस 55y से घटा देते हैं, तो माइनस का y बचेगा। कोई दिक्कत? माइनस का y जब बचा, सवाल दिख रहा है? हाँ देखो, माइनस का y जब बचा तो ये बराबर कर दिया, 11 × 33 आएगा, वो भी माइनस का। अभी माइनस का 24 है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 24। तो अब हमको कुछ नहीं करना है बाबू, बस 33 में 24 घटा दो, 24 और 10 34, यानी कि बचा 3। तो माइनस का y बराबर माइनस का 9। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ी वाली वैल्यू में है, इसलिए माइनस आएगा। माइनस एंड माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। यानी कि जो अपना हर है वो है 9। ओके, अब y का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो बस। जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने भविष्य के साथ मत खेलिए, खेलने की उम्र है, खेलिए, बहुत सी चीजें पढ़ी हैं यार, बट करियर के साथ मत खेलिए, पढ़ाई से मजाक मत कीजिए। पूरे दिन में आप 3 घंटे पढ़िए, बट मन लगा कर पढ़िए, कोई लेथन नहीं चाहिए कुल मिला के, बाकी के घंटे आप मौज मस्ती करिए, ठीक है। तो y का मान क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो। तो भाई हम समीकरण 3 में रखेंगे, हमारा मन समीकरण 3 में रखने का है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9 और y का मान भी 9 है, अपॉन में 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 81 में से 4 जाए कितना बचेगा, तो आप बताओ कितना बचेगा, 77 बचेगा। ओके,
77 अपॉन में 11, 11 सत्ते 77 यानी कि 7, x बराबर 7। दोनों के मान निकल आए, यानी कि अंश जो अपना है वो है 7 और हर जो अपना है वो है 9। बस हो गया क्वेश्चन हल। तो अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो लोग आप स्वयं करेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए और प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी देख सकें और वो लोग भी पढ़ सकें, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और वीडियो पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको फटाफट 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 मिलती रहे और आप लोगों से एक भी क्लास मिस ना हो। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।